सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में भारतीय संविधान के इतिहास जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो हमारी क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है DSSB, KVS और PRT के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपको पता है कि DSSB में GS जो है जो पोर्शन आता है GS का वो 20 नंबर का आता है और 20 नंबर के अंदर जो हमारी जो पॉलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज से मैं पॉलिटी की जो सीरीज़ है वो शुरू करने जा रहा हूँ और उसमें जो सीरीज़ में जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का इतिहास। और यहाँ से हम भारतीय संविधान के इतिहास से अपने पूरे संविधान को कवर करेंगे और इस पूरे जो है पॉलिटी की जो पूरी सीरीज़ है इसको जो हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी थी। यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो 1600 में बनी थी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुई है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और ये प्रारंभ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके प्रति उत्तरदायी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी थी। आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए अधिकार मिला था। इस कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे थे। इसके अंदर 25 सदस्य थे जिसमें एक हेड था और 24 अन्य सदस्य थे। 1726 में गवर्नर को विधि बनाने का अधिकार मिल गया और फिर जो है 1757 की जो डेट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और फिर 1757 के बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्ध ने ही अंग्रेज़ों की जो पकड़ है भारत के ऊपर बना दी। जब अंग्रेजी दोनों युद्ध जीत गए तो इनकी पकड़ जो थी भारत के ऊपर बन गई। अब वो भारत में जो है व्यापारिक मामले जो है व्यापारिक मामलों के साथ साथ भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। इसके बाद में 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या क्या बातें थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर थी वो पहली बात ये थी कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया किस एक्ट के तहत? 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1813, मतलब बहुत सारे जो है ऑप्शन आपके सामने रख सकता है, 4 ऑप्शन। दूसरी बात, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, यानी केंद्रीय प्रशासन की इसके द्वारा नींव पड़ी। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो इम्पोर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसको पद दे दिया गया। यानी पहली बार जो था बंगाल का गवर्नर बना। और जो प्रथम जो गवर्नर बने थे हमारे देश के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इनको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। बंगाल के अधीन जो था मुंबई मद्रास जो थे इसके अधीन आने लग गए थे जो था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। 1773 एक्ट के अंदर ये बात हुई थी। दूसरी भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। उस टाइम पे उसके अंदर
4 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके अंदर जो मैं बात करूं तो 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण याद करने के लिए हैं। सबसे पहले तो बंगाल के जो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। हमारे पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई? कलकत्ता में की गई, और इसके जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। आगे आते हैं अगले एक्ट पर, जो है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अच्छा, 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था ये इसलिए लाया गया था क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया था। कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसके अंदर जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट जो था 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। क्वेश्चन अगर पूछे कि सेटलमेंट एक्ट क्यों आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये आया था। अगले एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो हमारा एक्ट है, फिर अगला एक्ट आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसकी जो मुख्य बातें थी, इसके द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। अब ये दोहरा प्रशासन कैसा था? यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था शुरू से चलता आ रहा था जब कंपनी आई थी, और कंपनी इसके प्रति उत्तरदायी थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो व्यापारिक मामले देखता था और शुरू से देखते ही आ रहा था, लेकिन इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी बना दिया जो कि राजनीतिक मामले देख रहा था। तो 2 बोर्ड बना दिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामले देख रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले देखने लगा। अब ये राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करने लगे। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये दोनों बनाए गए थे। ब्रिटेन में कोर्ट की स्थापना की गई थी ताकि यदि कोई अंग्रेज गलत कार्य करता है तो उसे न्यायालय में सुनवाई हो सकती है। यानी ब्रिटेन में कोर्ट बनाया गया था। ये भी बात पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत आई थी। अब अगले एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो एक्ट है वो है 1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम, इसके अंतर्गत कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। यानी कर्मचारियों का जो वेतन था वो पहले जो था वो कर्मचारियों का वेतन अंग्रेज़ों को अपने वहीं से देना पड़ता था। यानी कि जो मुद्रा थी अंग्रेज़ों को अपनी मुद्रा में ही देना पड़ता था, जिनको उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। उनका जो राजकोष था वो खाली होता जा रहा था। तो उन्होंने ऐसा उपाय किया कि जो वहाँ का जो कर्मचारी थे उनका वेतन भारत के राजस्व से ही उनको दिया जाने लगा। अब बात करते हैं 1813 तक का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंदर जो बातें थी, सबसे पहली बात जो थी कि भारत ईसाई मिशनरी को भारत आने तथा धर्म प्रचार करने का अधिकार मिल गया। क्वेश्चन अगर आए कि भारतीय ईसाई मिशनरी को भारत आने का, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार कब मिला? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसी के तहत 1813 में वुड डिस्पैच आता है। ये जो वुड डिस्पैच है ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध शिक्षा से है, क्योंकि इसमें पहली बार शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। तो पहली बार शिक्षा के ऊपर 1 लाख का बजट इन्होंने पास किया था वुड डिस्पैच में। ये शिक्षा के ऊपर है वुड डिस्पैच। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार का अधिकार था। 1813 ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति मिल गई थी। जो ईसाई पादरी थे वो भी भारत आ सकते थे, उनको भी यहाँ पर आने की अनुमति मिल गई थी। अब बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसकी जो मुख्य बातें थी, सब ये भी इम्पोर्टेंट अधिनियम है और इसमें मुख्य जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसको बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी जिसके अधीन कर दी गई थी, अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो था विलियम बेंटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, यानी पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक। और अगर वैसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, तो ऑप्शन में अगर आए कि भारत का प्रथम गवर्नर
गवर्नर जनरल और उसमें विलियम बेंटिक नहीं है तो हम लगाएंगे वारेन हेस्टिंग। लेकिन अगर बंगाल लिखा हुआ है तो हम वारेन हेस्टिंग आएगा। लेकिन अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा साफ साफ कि भारत का पहला, तो विलियम बेंटिक ही हम लगाएंगे, वारेन हेस्टिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि वारेन हेस्टिंग अगर बंगाल शब्द लिखा होगा तो हम वारेन हेस्टिंग को लगाएंगे। फिर उसके बाद में लॉर्ड मकैले कमीशन आया। लॉर्ड मकैले कमीशन का संबंध भी जो था वो शिक्षा से संबंधित था। इस मकैले कमीशन के अंदर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात किस कमीशन में की गई थी? मकैले कमीशन में की गई थी। और विधि आयोग का गठन भी इसमें किया गया था और लाइसेंस की ज़रूरत इसमें नहीं थी। दास प्रथा व सती प्रथा को समाप्त किया गया। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उस टाइम पे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही जो दास प्रथा है, दास प्रथा को राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर दास प्रथा की समाप्ति की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर दास प्रथा की समाप्ति की? तो वो की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसके बाद शारदा एक्ट द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया। यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया? शारदा एक्ट। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला चार्टर 1853 का जो चार्टर है, इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस चार्टर के अंदर क्या क्या बातें थी। एक तो ये लास्ट चार्टर था, इसके बाद कोई चार्टर आने वाला नहीं था। लॉर्ड डलहौजी ने प्रशासनिक कार्य व न्यायपालिका दोनों को अलग अलग किया। क्वेश्चन अगर आ जाए कि प्रशासनिक कार्य व न्यायपालिका को किसने अलग किया? लॉर्ड डलहौजी ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद हम अधिनियम, क्योंकि चार्टर आने बंद हो गए थे, लास्ट चार्टर था, इसके बाद अधिनियम आने शुरू हो गए। जो हमारा अधिनियम था 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें थी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी इस अधिनियम के अंतर्गत कि भारत का जो शासन था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। जो कंपनी के हाथों में था वो कंपनी से हटकर जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत। ब्रिटेन की रानी भारत की सम्राज्ञी बन गई, यानी भारत की सम्राज्ञी बन गई ब्रिटेन की रानी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इन दोनों की समाप्ति कर दी गई थी। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का पद बना। तो यहाँ से 1858 से गवर्नर जनरल का पद अब बिल्कुल समाप्त हो गया और वायसराय का पद जो था स्टार्ट हो गया। और सबसे पहले जो हमारे वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और ये अंतिम हमारे गवर्नर जनरल भी हैं। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और फिर प्रथम वो वायसराय, उनको ही वायसराय बना दिया गया। राजस्व सचिव की नियुक्ति की गई और राजस्व सचिव की नियुक्ति की गई और मुगल सम्राट का पद भी यहाँ से जो था समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद में अगला एक्ट आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अंदर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। और दूसरी बात महत्वपूर्ण, भारत यानी पहली बार गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति पहली बार कब मिली? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। अगले एक्ट के बारे में पढ़ते हैं 1873 का अधिनियम जो है, इसके अंदर महत्वपूर्ण बात क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी भंग की जा सकती है, ये बात इसके अंदर कही। और 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। जो कंपनी 1600 में बनी थी, 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। इसके बाद अगला भारत परिषद अधिनियम आता है जो कि आया है 1892 में। 1892 में जो अधिनियम आया था, इसकी जो मुख्य बातें थी, एक तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1892 में भारत परिषद अधिनियम में। बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी गई। पहली बार बजट पर बहस करने की अनुमति मिली 1892 के भारत परिषद अधिनियम में, और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की अनुमति भी तभी मिली थी। अगले एक्ट की बात करते हैं। अगला एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है जो है 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है मार्लो मिंटो सुधार एक्ट।
मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के नाम से भी 1919 के एक्ट को जाना जाता है। इसके अंदर जो मुख्य बातें थी, सबसे पहली बात जो थी, केंद्र में द्वैध सदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना कब की गई थी? 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट के तहत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। और द्वैध शासन प्रणाली के जो जनक थे वो थे लियोनस कार्टियस द्वैध शासन प्रणाली के जनक थे। नंबर 3, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषय को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। इसके अंतर्गत जो प्रांतीय विषय थे उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। और ये बातें 1919 के मार्लो मिंटो एक्ट के तहत थी। अब बात करते हैं अगले अधिनियम की, जो हमारा आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके अंदर क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट थी? सबसे पहली बात कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसका विस्तार किया गया, इस सदस्यों को बढ़ाया गया। और पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर भी मिली। 1873 का अधिनियम की बात करते हैं कि 1873 के अधिनियम में क्या बात इंपॉर्टेंट थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी, ये 2 बार हो गया शायद, ये बात हो चुकी है, कभी भी भंग किया जा सकता है और इसको भंग भी कर दिया गया था। हाँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम की हम बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था कि 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ थी। और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? 1935 का तो भारत शासन अधिनियम है और जो अंग्रेज़ों ने ये अधिनियम जो 1935 का जो था जिसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी, इसकी बहुत सारी चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में जैसी की ऐसे ही ले ली गई। और भारतीय शासन अधिनियम का हमारे भारतीय संविधान में बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी जो मुख्य बातें थी वो मैंने यहाँ पर लिखी है। जो भारत शासन अधिनियम की जो मुख्य बातें थी, मुख्य विशेषता थी, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहले थी अखिल भारतीय संघ बनाना, और नंबर 2 प्रांतीय स्वतंत्रता, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना, संघीय न्यायपालिका की स्थापना करना, ये भी 1935 के अंतर्गत ही था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता और भारत परिषद का अंत और सांप्रदायिक निर्वाचक पद्धति का विस्तार, ये सारी की सारी बातें 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत ये सारी की सारी बातें थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन क्या आ जाता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? तो भारत शासन अधिनियम के तहत ये की गई थी। अब आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या आ गया था कि ब्रिटिश संसद में जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया और जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर दिया गया, उसको मान्यता दे दी गई। और इस अधिनियम में प्रमुख प्रावधान ये था कि भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता जो थी सौंप दी जाएगी, यानी भारत को आज़ादी मिल जाएगी 15 अगस्त 1947 को। तो इस प्रकार हमने भारतीय संविधान का जो इतिहास पढ़ा कि भारतीय संविधान का ये बैकग्राउंड है और यहाँ से हमने पढ़ा है भारतीय संविधान का इतिहास। ये हमारी जो पॉलिटी की क्लास का सीरीज़ जो है, पॉलिटी की हमने सीरीज़ शुरू की है, उसकी पहली क्लास है और हम जो है नेक्स्ट क्लास अगली बार जो है लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है लाइक कीजिए। और जो है अगर आपको टीचर की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, क्योंकि जो मेरा चैनल है स्पेशल टीचर की तैयारी के लिए ही बनाया